हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इसके पांडे के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और ये 5वां पार्ट है। हम लोग धीरे धीरे करके इसके पांडे को समाप्त कर लेंगे। होपफुली इस महीने आपका जो इसके पांडे का की जो पूरी किताब के अंदर इम्पॉर्टेंट नोट्स है वो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान एक चीज़ और रखिएगा, इसके पांडे अच्छी किताब है, आप लोग इसको पीटी के लिए ले सकते हैं। इसी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये 5वां पार्ट है, इसके पहले 4 पार्ट हो चुका है। 5वां स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है इनका नवीन राज्यों का उत्थान। वहाँ से तो नवीन राज्यों का उदय या उत्थान करके इसका पार्ट 2 है और इसमें इसको समाप्त करेंगे। हम लोग मैसूर के लिए चलते हैं। सिख तक हो चुका है। मैसूर की अगर बात करें तो मैसूर पहले विजयनगर का ही पार्ट था। ठीक है, पहले ये विजयनगर का ही पार्ट था और विजयनगर का ही पार्ट था। और 1704 की अगर कहानी को देखें तो मैसूर के राजा चिक्का देवराज साहब थे। उन्होंने मुगलों यानी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मराठों को भी 1719 में चौथ वसूलने का अधिकार दिया। खैर, ये तो एक अलग कहानी है जिसको यहाँ पे आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। 1704 आप याद रखिएगा, चिक्का देवराज ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, वो एक फैक्ट याद रखना है। और उसके बाद 18वीं शताब्दी को याद रखिए, जब मैसूर का राजा चिक्का कृष्ण राज था और उसी दौरान 2 मंत्री थे। उनका एक का नाम था नंजराज और दूसरा का नाम था देवराज। ये जो नंजराज और देवराज हैं यही मेन लीड कर रहे थे। और नंदराज जो था वो समझिए सर्वे सर्वा हो चुका था। और यही नंदराज जो था, इसी के टाइम में हैदर अली शामिल होते हैं सेना में और धीरे धीरे ये जो सेना के अंदर है अपने टैलेंट के बल पर ये काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। हैदर अली की अगर बात करें तो 1722 में मैसूर के कोलार में इनका जन्म हुआ था। नंदराज के अधीन ये स्टार्ट किए थे। एकदम सैनिक, एकदम जो उसको कहते हैं ना लाठी वाले सैनिक, उस सैनिक के रूप में धीरे धीरे ये अपने कुशलता के कारण डिंडीगुल के फौजदार तक बना दिए गए। कब? 1775 में। तो डिंडीगुल के फौजदार तक बना दिए गए। जब ये डिंडीगुल के फौजदार बन गए तो इन्होंने सबसे पहले, ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की समस्या को दूर किया और उसके लिए खांडे राव नामक एक ब्राह्मण थे, उनको अपना सलाहकार भी नियुक्त किया। दूसरा डिंडीगुल में फ्रांसीसी की सहायता से इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार भी बनवाया। तो ये दोनों उन्होंने काम किया और ये 1755 की कहानी है। और इसके बाद 1759 में मराठा लगातार अटैक कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, मराठा ने इनको लगातार परेशान किया है। और जब ये मैसूर को मराठा परेशान कर रहे थे तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई मराठा को रोकने के लिए। इससे खुश होकर नंदराज साहब ने मैसूर का सेनापति इनको बना दिया। जैसे ही मैसूर का इन्होंने सेनापति बनाया, ये समझ गए कि अब और इन्होंने एक और यहाँ पे देखो, एक और कहाँ गया, इसमें लिखा होना चाहिए प्रशिक्षण। ठीक है, इसमें खांडे राव को इन्होंने बनाया था अपना सलाहकार। ये समझ गए कि हैदर अब बहुत मजबूत हो चुका है और नंदराज का अंत किया जा सकता है। और बाद में 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बन गए। हैदर अली के बारे में कहा जाता है वो पहला व्यक्ति है जिसने अंग्रेज को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद होगा, हम लोग आगे देखेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली साहब घायल हो जाते हैं और 1782 में हैदर अली की मौत हो जाती है। और युद्ध भूमि में ही आप कह सकते हैं टीपू सुल्तान फिर से कमान संभालते हैं और यहाँ का राजा बनते हैं। हैदर अली भी टीपू सुल्तान की तरह काफ़ी लिबरल थे रिलीजन को लेकर और उन्होंने चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए दान भी दिया और इस देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए भी पैसे दिए। इसके साथ ही अपने सिक्के पर जो तांबे और सोने के थे, भगवान शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्तियां भी अंकित करवाई। तो कुल मिला के ये लिबरल टाइप थे टीपू सुल्तान की तरह। उसके बाद टीपू सुल्तान की बात आएगी। टीपू सुल्तान हैदर अली के बाद शासक बनते हैं और 1787 में इन्होंने बादशाह की उपाधि भी धारण कर ली। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है या हैदर अली के बारे में भी कहा जाता है कि हैदर अली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। हमने अभी डिस्कस कर भी लिया
क्या टीपू सुल्तान जब 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करते, टीपू सुल्तान उस समय अपने आसपास के जो राजा थे उससे बहुत आगे थे, बहुत आगे थे। एक तो ये फ्रांसीसी जो विचारधारा थी उसको ज़्यादा फॉलो करते थे, और आपको पता भी है फ्रांसीसी सैनिकों के जैकोबिन क्लब का ये मेंबर भी बने थे और खुद को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करते थे। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, जहां से कई बार सवाल पूछा गया है। हैदर अली की तरह टीपू सुल्तान भी हिंदुओं को पद देने में भेदभाव नहीं करते थे और ऊंचे पदों पर हिंदुओं को भी रखा गया था। टीपू सुल्तान के विदेशों के साथ भी अच्छे संबंध थे। अफगानिस्तान, फ्रांस, अरब, कस्तुनतुनिया, इन सब जगह पे उन्होंने अपने दूत को भेजा था। इसके अलावा जैसे चामुंडेश्वरी देवी के लिए हैदर अली ने दान किया था, उसी तरह से श्रृंगेरी मंदिर के मरम्मत के लिए और शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए टीपू सुल्तान ने भी दान दिया था। यहाँ पे जो कुछ फैक्ट्स हमें याद करने हैं वो फैक्ट्स है आंगल और मैसूर युद्ध से रिलेटेड। ये सारा तो याद करना ही है, आंगल मैसूर युद्ध से रिलेटेड। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। पहला आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69। समाप्ति कैसे होती है? मद्रास की संधि के द्वारा। समाप्त कैसे, ये भी याद रखना है, मद्रास की संधि के द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन किसके खिलाफ लड़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मराठा और निज़ाम अंग्रेज के साथ मिल गए थे और मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। मराठा और निज़ाम अंग्रेज के साथ मिलकर मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। और हैदर अली जो थे वो फ्रांसीसियों का मदद लेना चाहते थे, जिसके कारण अंग्रेज उनसे खफा थे। और प्रथम मैसूर युद्ध के अंदर 1767 में अंग्रेज ने निजाम से एक संधि की और कहा कि बालाघाट को जीत लेने के बाद 7 लाख रुपए निजाम बालाघाट क्षेत्र की दीवानी में 7 लाख रुपए के बदले बालाघाट क्षेत्र की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात करते हैं। एक और जो पहली लड़ाई हुई इसका एक और कारण था, मद्रास और कर्नाटक के नवाब के बीच मैसूर सीमा का विवाद था। खैर ये सब उतना याद करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये जानिएगा कि मराठा, निज़ाम और अंग्रेज मिलके एक गुट बनाते हैं, ठीक है। ये गुट बनाते हैं और हैदर ने इस गुट को भंग करने की योजना बनाई। मराठे को 35 लाख रुपए देने का आश्वासन किया। 18 लाख रुपए नगद और 18 लाख रुपए के लिए कोलार का जिला मराठे को देने की बात की। तो खैर ये सब चीज़ें होती है, बट ध्यान ये रखना है कि इस युद्ध में हैदर अली हावी रहता है। ब्रिटिश सरकार को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि करनी पड़ती है, ठीक है। हैदर अली हावी रहता है और संधि करनी पड़ती है। इस युद्ध में हुआ कुछ नहीं। एक्चुअली इस युद्ध में जो है, जो भी एरिया हैदर अली ने जीता या जो भी ब्रिटिश की टीम ने जीता, दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया और जो भी कैदी एक दूसरे का पकड़े थे उसको भी इन्होंने लौटा दिया। लेकिन हैदर अली ने अंग्रेजों को एक तरह से हराया इसमें और हैदर अली विजेता रहा। इसके बाद दूसरा आंगल मैसूर युद्ध होता है। हैदर अली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि इस दूसरे आंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मौत हो जाती है। मद्रास की संधि हुई पहले मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, बट पहला जो मैसूर युद्ध था वो कहने के लिए संधि हुई थी, कुछ समय के लिए बस टाला गया था, ठीक है। और ये भी कहा गया था कि संधि के अकॉर्डिंग, मद्रास संधि के अकॉर्डिंग, अगर मैसूर पे कोई भी राज्य आक्रमण करता है तो मैसूर की मदद ब्रिटिश करेंगे। बट जब मराठों ने 1771 में मैसूर पे आक्रमण किया तो अंग्रेज ने कोई मदद नहीं की। इस युद्ध में हैदर ने निज़ाम और मराठे को मिलाकर एक गुट बना लिया, ठीक है। हैदर ने निज़ाम और मराठे को मिला के गुट बना लिया, और यही नहीं, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इन सबको भी अंग्रेजों के खिलाफ इन सब से भी मदद मांगी, ठीक है। इन सब से भी मदद मांगी, पर बाद में अंग्रेज ने क्या किया, इस गुट को तोड़ा। गुंटूर का क्षेत्र निज़ाम को और 1782 में सलवाई की संधि के द्वारा मराठे को, दोनों को तोड़ के अपने पक्ष में मिला लिया। खैर लड़ाई शुरू हुई। वारन हेस्टिंग्स के द्वारा आयरकूट को भेजा गया। पोट्रो नोवा में हैदर अली के साथ लड़ाई हुई। हैदर अली उसमें घायल हो गए और घायल होने के बाद फाइनली 1782 में हैदर अली की मौत हो जाती है। इसके बाद टीपू सुल्तान राजा बन के लड़ाई जारी रखते हैं और मैंगलोर की संधि होती है 1784 में।
1784 में मैंगलोर की संधि होती है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं अंग्रेज के लिए के फेवर में था, तब भी दोनों एक दूसरे के जीते हुए एरिया लौटा देते हैं। ठीक है, जीता हुआ एरिया लौटा देता है क्योंकि ये संधि हुआ था लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच। उस समय वारन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल थे। दोनों पक्ष एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी को लौटा देते हैं। वारन हेस्टिंग्स बिल्कुल ही खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि इस संधि के बावजूद कर्नाटक नहीं खोएगा। खैर, मतलब उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि हम लोग लीड करने की स्थिति में थे, तब भी एक दूसरे के एरिया को लौटा दिया गया। तीसरी भी लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई बस इसीलिए थी कि कुछ समय तक लड़ाई रुक जाए, दोनों थक गए थे, रुक जाए, बस इतना ही था। जब तीसरा लड़ाई होता है उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब आ गए। टीपू सुल्तान द्वारा 29 दिसंबर 1789 को ट्रावनकोर के राज्य पर अटैक कर दिया गया और ट्रावनकोर का जो राज्य था वो अंग्रेजों के मित्र राष्ट्र की सूची में था। और इसके पहले मित्र राष्ट्रों को ये भी कहा गया था 1789 में कि कॉर्नवालिस ने पत्र लिखकर निजाम की शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन मित्र राज्यों के विरुद्ध मदद न करने की शर्त भी लगा दी। संजोग ऐसा था कि उस मित्र राष्ट्र की सूची जो दी गई कॉर्नवालिस के द्वारा, उसमें मैसूर का नाम ही नहीं था। मैसूर का नाम नहीं था, जिसको लेकर भी इनको गुस्सा था। और जब त्रावणकोर की लड़ाई होती है जो उनके मित्र राष्ट्र, अंग्रेज के मित्र राष्ट्र की लिस्ट के अंदर थे। हुआ क्या, 1789 से 90 की कहानी है। क्रिंगानूर और आईकोट दो दुर्ग था। दो दुर्ग डचों ने त्रावणकोर के नरेश से खरीद लिए। इसको खरीदना चाहता था टीपू सुल्तान, बट खरीद लिए वो। टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया। बाद में 1890 में कॉर्नवालिस भी मौके की ताक में थे और उन्होंने अटैक कर दिया और फाइनली श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में युद्ध समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान बिल्कुल हारने के पोजीशन पे था। युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेज और उसके साथियों को टीपू सुल्तान ने पूरा आधा क्षेत्र अंग्रेज और उसके साथियों को दे दिया। ठीक है, अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार का क्षेत्र दिया गया। मराठे को तुंगभद्रा का उत्तरी भाग और निजाम को पेन्नार और कृष्णा के बीच का हिस्सा दिया गया। टीपू सुल्तान को भी 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में और अपने 2 बेटे को भी उन कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में भेजना पड़ा। इस पे कॉर्नवालिस ने एक लाइन लिखी है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसका लाइन है। कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्र को अधिक भयानक बनाए बिना अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा बना दिया। कभी कभी ये स्टेटमेंट चेंज होकर भी आता है कि हमने अपने दुश्मनों को मजबूत बनाए बिना, हमने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना अपने दुश्मनों को कमजोर कर दिया, तो ये भी आता है। तो ये कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। चौथा, इसमें क्या हुआ, चौथा में ये हुआ कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली साहब के नेतृत्व में टीपू सुल्तान के चौथा लड़ाई होता है। श्रीरंगपट्टनम पे अधिकार कर लिया गया 1799 में। टीपू के सभी कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और टीपू के सभी सदस्यों को भी वेल्लोर में कैद कर लिया गया। अब मैसूर राज्य का जो शासन था वो उनसे हटाकर वाडियार वंश के 2 साल के बच्चे कृष्णराज को सौंप दिया गया और अंग्रेज उसको अपने संरक्षण में ले लिए। और इस तरह से जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, जनरल वेलेस्ली ने कहा कि जैसे ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत होती है और सत्ता बदल के कृष्णराज को दे दिया जाता है, उसका संरक्षक बन जाते हैं ब्रिटिश, तो लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने कहा कि आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अब पूरब के राज्य हमारे कदमों में हैं। ऐसा वेलेस्ली साहब का स्टेटमेंट था। इसके बाद अवध की बात करते हैं। अवध यूपी का हिस्सा। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठों के बीच में था। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां, इनको बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं, इन्होंने किया था। यह एक तरह से बफर स्टेट था इन दोनों के बीच में। बुरहानुल मुल्क, जिसको सादत खां भी कहते हैं, फैज़ाबाद को अवध की राजधानी इन्होंने बनाया और सादत खां ने बहुत सारे काम किए हैं।
ये शिया से सुन्नी और शिया जो दो होते हैं मुसलमान के अंदर, तो ये शिया से रिलेटेड थे और सैयदों को अपना वंशज कहते थे। निशापुर के सैयदों को अपना वंशज कहते थे। इनको 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था और बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया। सादत खां 1723 में जी, 1722 में एक्चुअली 1723 में, ठीक है, 1723 में एक नया राजस्व बंदोबस्त भी इन्होंने लागू किया और इन्होंने ही नादिर शाह को दिल्ली पर अटैक करने के लिए उकसाया और उन नादिर शाह को कहा कि आपको 20 करोड़ रुपए तक वहाँ मिल सकते हैं। नादिर शाह ने वहाँ अटैक भी किया, बट इतने पैसे उनको नहीं मिले। और जब नादिर शाह ने सादत खां को बुलावा भेजा कि आप आओ, तो सादत खां समझे कि यह मामला फंस सकता है, तो सादत खां ने खुद जहर खा के आत्महत्या कर ली। इनका कोई भी बेटा नहीं था। इनका एक भतीजा था जो इनका दामाद भी था, जिसका नाम है सफदरजंग। सादत खां के बाद सफदरजंग को शासक बनाया गया। सफदरजंग का पूरा नाम अब्दुल मंसूर सफदरजंग था। सादत खां का भतीजा भी था और दामाद भी था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने एक फरमान जारी करके इनको अवध का नवाब नियुक्त कर दिया गया। 1748 में बादशाह बदले और अहमद शाह हो गए। इन्होंने इनको वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद का प्रांत भी सफदरजंग साहब को दे दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सफदरजंग साहब को दे दिया। सफदरजंग के उत्तराधिकारी इसीलिए आगे जाके नवाब वजीर भी कहलाने लगे, क्योंकि अहमद शाह ने वजीर नियुक्त कर दिया था। बाद में सादत खां की तरह सफदरजंग भी हिंदू और मुसलमानों को लेकर निष्पक्ष रहते थे और इन्होंने ऊंचे ऊंचे पद पे हिंदुओं को भी भर्ती किया था। उसके बाद सुजाउद्दौला साहब फेमस हैं, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। सफदरजंग के बाद उनका उत्तराधिकारी जो उनका बेटा था सुजाउद्दौला शासक बना। सुजाउद्दौला जब शासक बना उस समय उनका एक वजीर था इमादुल मुल्क वजीर था। सुजाउद्दौला साहब को उससे इनका विरोध था। सुजाउद्दौला साहब डर के सुजाउद्दौला उत्तराधिकारी बना। इस दौरान मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, जिनको अपने वजीर इमादुल मुल्क से शत्रुता के कारण या डर के उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा और बाद में इस शाह आलम द्वितीय, जिनको अली गौहर भी कहते हैं, इनको सुजाउद्दौला ने लखनऊ में जगह दी। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, फैक्ट है। पानीपत के तीसरे युद्ध में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फैक्ट ये है कि बक्सर की जब लड़ाई होती है तो पूर्व नवाब बंगाल के कौन है, मीर कासिम, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के विरुद्ध इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें ये हार भी गए और फाइनली 1765 में जब क्लाइव के साथ संधि होती है तो कड़ा और इलाहाबाद का जिला लेकर मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाता है। सुजाउद्दौला साहब ही हैं जिन्होंने 1773 में बनारस की भी संधि की और बनारस की संधि के अंतर्गत इलाहाबाद और कड़ा का जो जिला था वो नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। यानी फिर से बनारस की संधि से कड़ा और इलाहाबाद वारन हेस्टिंग्स ने नवाब को दे दिया। इसके अलावा नवाब को 40 लाख रुपए कंपनी को भी देने थे, जिससे कंपनी ने उनको रुहेल थे उनसे सुरक्षा का वादा किया। जैसे ही ये वादा मिला, इन्होंने सबसे पहले 1774 में रुहेलखंड पे अटैक कर दिया। रुहेलखंड पे अटैक किया और रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां मारा गया और रुहेलखंड को अवध में मिला लिया गया। ठीक है, अवध में मिला लिया गया और 20,000 रुहेलों को देश से बाहर भी कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद आसफ उदौला भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया, इनके साथ फैक्ट ये है कि जैसे ही राजा बनते हैं फैज़ाबाद से इन्होंने राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर ली। यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट है जो आपको याद रखना, वो ये है कि वारन हेस्टिंग्स के साथ आसफ उदौला ने फैज़ाबाद की संधि की। ये जो फैज़ाबाद की संधि थी, इसके अनुसार बनारस अंग्रेजों को दे दिया गया और ये भी स्वीकार किया गया, वारन हेस्टिंग्स ने ये एक्सेप्ट किया शर्तों के अनुसार कि अवध के बेगम की जो संपत्ति है उसको नहीं छुआ जाएगा।
लेकिन वारन हेस्टिंग्स अपने वादे से पलट गए और 1781 में जॉन मिडल्टन को कहा कि बेगमों से आप धन वसूल करें। इस बेगम में आसफुद्दौला की माता बहू बेगम और उनकी दादी बुर्रा बेगम भी शामिल थी। ये भी एक कारण है, जब आपको पता है कि वारन हेस्टिंग्स ही एकमात्र गवर्नर है जिनके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया, तो ये भी एक कारण है कि बर्क के द्वारा इंग्लैंड में वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा जो है वो भी आसफ-उद-दौला के द्वारा बनाया गया मुहर्रम मनाने के लिए, और खासियत है कि एक भी पिलर इसमें नहीं लगाया गया है, ये इसकी खासियत है। उसके बाद सादत अली खां ने अंग्रेज़ों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। सादत अली खां ने इलाहाबाद का किला होगा जिला दे दिया और वेलेस्ली के साथ 1801 में सहायक संधि स्वीकार की। 1819 में उनको राजा ही बना दिया गया, लेकिन सहायक उपाधि दे दी गई। फिर अंतिम शासक हैं वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी साहब ने, याद रखिएगा, 1854 में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप लगाकर इनको अपने साम्राज्य में 1856 में मिला लिया, कुशासन के आरोप पर मिला लिया। तो इस तरह से अवध की कहानी हो जाती है अब समाप्त। अगली कहानी है केरल की, त्रावणकोर। थोड़े से फैक्ट है, देख लीजिए। त्रावणकोर राज्य को 1719 के बाद, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केरल के कई सामंती सरदार और राजाओं के बीच में केरल बटा हुआ था स्टार्टिंग में, जिसमें जमोरिन के अधीन कालीकट, चिरक्कल, कोच्चिन, त्रावणकोर, ये अलग अलग 4 राज्य थे। जमोरिन कालीकट में था, हम लोग जानते भी हैं। तो त्रावणकोर का राज 1729 के बाद राजा जब मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में आता है तब इसको प्रमुखता मिली। इन भाई साहब ने डचों को भी बाहर निकाला, ठीक है, डचों को भी बाहर निकाला, यूरोपीय ऑफिसर की मदद से पश्चिमी मॉडल को लागू किया, आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया और कन्याकुमारी से कोच्चि तक त्रावणकोर की सीमा बढ़ा दी। मार्तंड वर्मा के बाद उनके बेटे राम वर्मा राजा बनते हैं। राम वर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये जो राम वर्मा हैं ये कवि भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, अभिनेता भी हैं और बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलते हैं। यूरोपीय मामले में इनकी गहरी दिलचस्पी भी है और पेपर भी ये पढ़ा करते थे इंग्लिश में जो निकलती थी। इनके टाइम में मलयालम साहित्य का एक असाधारण प्रगति की और संस्कृत के ये विद्वान भी संस्कृत के विद्वता का केंद्र त्रावणकोर बन गया राजा राम वर्मा के टाइम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो बंगाल का फैक्ट है हम लोग इसके बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।